जय माता दी भक्तों। रिक्की शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो की मदद से आप घर पर बैठे ही पूरी जानकारी पा सकते हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड की जानकारी। जम्मू कश्मीर से बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको कोविड का एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। जिनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी यात्रा की अनुमति उन्हीं को मिलेगी या आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कॉल सेंटर नंबर 0191-234-804 पर पता कर सकते हैं यात्रा पर आने से पहले। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपका कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोरोना टेस्ट लखनपुर बॉर्डर पर चेक होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपका जो टेस्ट है या आपकी रिपोर्ट्स हैं वो रेलवे स्टेशन पर ही चेक हो जाएंगी। तो यात्रा प्लान करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि यात्रा के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है, कटरा कैसे पहुंचे, कटरा में रहने का क्या क्या प्रबंध है, यात्रा में कुल कितना समय लग जाएगा, कटरा से भवन यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले यात्रा के लिए कौन सा समय अच्छा है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार सारा साल ही खुले रहते हैं। आप किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं, पर फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही अच्छा होता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती। कटरा कैसे पहुँचे। आप कहीं से भी जम्मू पहुँच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान से, चाहे बाय एयर आ जाएं, चाहे बाय ट्रेन आ जाएं, चाहे बाय रोड आ जाएं। और जम्मू से कटरा सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, हम दिल्ली को रेफरेंस मान के चले तो दिल्ली से कटरा पहुंचने में लगभग आपको 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। पूरा का पूरा रास्ता 4 लेन है और जम्मू से आगे थोड़ी सी पहाड़ी आपको मिलेगी। अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो जम्मू से आगे छोटी छोटी 3 टनलें देखने को मिलेगी और बहुत ही मनमोहक दृश्य भी रास्ते में देखने को मिलेंगे। अगर आप बाय ट्रेन सफ़र कर रहे हैं तो आप दिल्ली से सीधा कटरा तक की ट्रेन ही बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कटरा तक की ट्रेन नहीं मिल रही तो आप जम्मू की ही टिकट ले सकते हैं और जम्मू से आप बस स्टैंड बस लेकर या आप टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं और सफ़र मात्र आधे पौने घंटे का ही है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट पर बाय एयर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा में रहने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी सुविधा उपलब्ध है और बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। अगर आप यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी या ऊपर माता रानी के भवन में ही रुकना चाहते हैं तो उसकी एडवांस बुकिंग करवा लें, वरना रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से कटरा में कटरा में रहने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी सुविधा उपलब्ध है और बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से कटरा में निहारिका भवन, अर्धकुंवारी में शारदा भवन, सांझी छत में मंगला भवन और माता के दरबार में वैष्णवी और गौरी भवन हैं। अगर आप अर्धकुंवारी या माता रानी के भवन में रुकना चाहते हैं तो उसकी एडवांस बुकिंग ही करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर वो पहले से ही प्री बुक्ड रहते हैं। कटरा में श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन जो कि कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। आप आने से पहले भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं या पहुँच कर भी बुकिंग करवा सकते हैं। निहारिका भवन में एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम मिलते हैं और चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कचरा शहर में आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जिनके चार्जेस 500 रुपये से शुरू होकर
5,000 रुपये तक हैं। आप अपने बजट के मुताबिक रूम देखकर या ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। एक और ज़रूरी बात कि सारे के सारे होटल्स और गेस्ट हाउस आपको बाणगंगा या ताराकोट मार्ग पर फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं, यानी कि वो होटल वाले आपको अपनी गाड़ी पे बाणगंगा छोड़ के आएंगे और जब आप यात्रा करके वापस आएंगे तो वहाँ से वो आपको पिक करके लाएंगे। तो ये आप रूम बुक करवाने से पहले उनसे बात करवा लें। वैसे कटरा में आप कहीं से भी ऑटो ले सकते हैं। बाणगंगा तक का किराया लगभग 150 रुपये है और ताराकोट मार्ग का किराया 200 रुपये है और ये किराया फिक्स है। आप चाहे एक जाएं, चाहे दो जाएं, चाहे पूरा ऑटो भर के लेके जाएं। एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप जम्मू कश्मीर एंटर करेंगे तो सिर्फ पोस्ट पेड मोबाइल नंबर ही चलेंगे, प्रीपेड नंबर नहीं चलते। लेकिन आप कटरा पहुंचकर टेम्परेरी ट्रैवल सिम ले सकते हैं अपना आधार कार्ड देकर, अगर आप कुछ दिनों के लिए वो सिम यूज़ करना चाहते हैं। तो यात्रा में कितना समय लगेगा? श्री माता वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा में बाणगंगा या ताराकोट मार्ग से भवन तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। भवन में दर्शन करने में लगभग 2 घंटे और भैरव बाबा के दर्शन करने में 2 घंटे। श्री माता वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा में आपको बाणगंगा या ताराकोट मार्ग से भवन तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। भवन में दर्शन करने में 2 घंटे के आसपास, भैरव बाबा के दर्शन करने में 2 घंटे और वापस नीचे आने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो कुल मिला के 15 से 16 घंटे आपके लग जाएंगे अगर आप आराम से यात्रा करते हैं। वैसे यात्रा 24 घंटे चलती है, आप किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमेशा ही एडवांस बुकिंग रहती है। कम से कम 2 महीने पहले आपको उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी और एक साइड का किराया 1800 रुपये है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ती है। जब कोई भी श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने के लिए जाता है तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जिसे हम यात्रा पर्ची कहते हैं। यात्रा पर्ची आप कटरा बस स्टैंड के पास बने श्राइन बोर्ड के काउंटर से भी ले सकते हैं या www.maavaishnodevi.org से घर पर खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये सुविधा लगभग सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस वाले फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यात्रा पर्ची निःशुल्क है। अब यात्रा पर्ची से श्रद्धालुओं का हिसाब रखा जाता है ताकि भवन में ज़्यादा भीड़ ना हो और साथ ही साथ यात्रा पर्ची से हर एक का बीमा भी करा जाता है। कटरा से भवन यात्रा के लिए कौन सा रास्ता अच्छा? कटरा के लिए भवन यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है? ये कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन आज आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कटरा से अर्धकुंवारी तक की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पुराने वाला बाणगंगा से शुरू होता है और दूसरा नया जो ताराकोट मार्ग कहलाता है। दोनों रास्तों में कौन सा रास्ता किसके लिए अच्छा रहेगा, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। दोनों रास्तों में रास्ता लगभग एक समान है, सिर्फ 500 मीटर का फर्क है। अगर आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ बाणगंगा मार्ग पर ही मिलेंगे। ताराकोटा मार्ग पर ये अवेलेबल नहीं है। यात्रा शुरू करने से पहले आपकी यात्रा पर्ची और सिक्योरिटी चेक होगा, जो कि बाणगंगा और ताराकोट मार्ग में यात्रा शुरू करने से पहले होगा। सिक्योरिटी चेक में बाणगंगा में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जबकि ताराकोट मार्ग में कम समय लगता है क्योंकि कम यात्री उस तरफ से यात्रा करते हैं। जैसे जैसे अब लोगों को पता चल रहा है तो लोग ताराकोटा मार्ग पे भी जाना शुरू कर दिया है। तो अब इन दोनों मार्गों को हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करते हैं। बाणगंगा मार्ग, अगर आप पहले भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर चुके हैं तो आपको इस रास्ते से
बड़ी भांति परिचित होंगे। इस रास्ते में अर्धकुंवारी तक की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर है और रास्ते में आप बाणगंगा चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, आप सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रास्ते में घोड़ा, पालकी, पिट्ठू गुजरते हैं, तो रास्ते में कभी कभार घोड़ा या पालकी वालों से टकराना भी हो जाता है और घोड़े के गोबर की स्मेल भी आपको रास्ते में आएगी। इस रास्ते में दुकानें बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि जगह जगह पर आपको ढाबे, जूस, कोल्ड ड्रिंक, लेग मसाज वाले और प्रसाद आदि की दुकानें मिल जाएंगी। ज़्यादातर लोग इसी रास्ते में जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये रास्ता कभी भी सुनसान नहीं होता और खाने पीने का सामान हमेशा ही आपको मिलता रहता है। इस रास्ते में बंदर भी बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, क्योंकि ताराकोट मार्ग पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। रात को यात्रा करने वाले श्रद्धालु यही रास्ता पसंद करते हैं। अगर आप घोड़ा, पालकी या पिट्ठू करवाना चाहते हैं तो उनके चार्जेस इस प्रकार हैं। ताराकोट मार्ग ये एक नया मार्ग है। इस रास्ते से अर्धकुंवारी तक की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। इस रास्ते में आप बाणगंगा चरण पादुका के दर्शन नहीं कर सकते। ये रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है और चौड़ा है। इस रास्ते में सीढ़ियाँ नहीं हैं। इस रास्ते में थोड़ी सी स्टीपनेस ज़्यादा है, मतलब ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम पुराने रास्ते से कंपेयर करें तो। इस रास्ते में घोड़ा, पालकियाँ, पिट्ठू वाले नहीं मिलते और इस रास्ते में कमर्शियल दुकानें ना के बराबर हैं। सिर्फ श्राइन बोर्ड के भोजनालय, उन्हीं के कोल्ड ड्रिंक्स की और चाय वगैरह की दुकानें हैं। ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग इस रास्ते में जाना पसंद करते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी खाली है, साफ सुथरा है और हर 500 मीटर पर फ्री आरओ का पानी मिलता है। बैठने के लिए काफ़ी सारे बेंच लगाए गए हैं और सुंदर पार्क भी हैं रास्ते में। इस रास्ते में बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। अंत खाने पीने का सामान हाथ में लेकर ना चलें, बैग में डालकर चलें। अगर हाथ में होगा तो वो छीन कर ले जाते हैं। इस रास्ते में यात्री रात को यात्रा करना पसंद नहीं करते क्योंकि रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाता है और बंदर ज़्यादा मिलते हैं। दोनों रास्ते आकर अर्धकुंवारी में ही मिल जाते हैं। अब आप कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। या आपको कौन सा रास्ता ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से तो जाने के लिए नया रास्ता ताराकोटा मार्ग अच्छा है और वापस आने के लिए पुराना रास्ता ज़्यादा अच्छा है। अर्धकुंवारी पहुंचकर अगर आप थक चुके हैं तो अब यहाँ से भी घोड़ा, पालकी या पिट्ठू वगैरह ले सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ बुजुर्ग और बच्चों के लिए ही उपलब्ध है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन या फिर वहीं पर टिकट काउंटर से करवा सकते हैं। लाइन थोड़ी लंबी होती है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं कभी कभार आपकी टर्न आने में, लेकिन ये आपको 15 मिनट में ही भवन पहुंचा देती है और आपका सफ़र बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। अर्धकुंवारी से आगे भवन जाने के लिए भी दो रास्ते हैं, लेकिन जो हिमकोटी मार्ग है वही रास्ता अच्छा है। अर्धकुंवारी से भवन तक की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। हेमकोटी वाला मार्ग नया रास्ता है, खुला है, साफ सुथरा है, जैसे कि ताराकोट मार्ग। ना ही इस मार्ग पर आपको घोड़े और पालकी जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्राय मिल जाती है। इस मार्ग में भीड़ ज़्यादा है। ज़्यादातर श्रद्धालु इसी मार्ग को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें चढ़ाई ना के बराबर है, मगर इस रास्ते में सांझी छत नहीं आती। आप अगर पुराना रास्ता चाहते हैं तो आप पुराने रास्ते से भी भवन जा सकते हैं। जैसे ही आप भवन पहुंच गए, सबसे पहले आपकी यात्रा पर्ची चेक करी जाएगी। अगर आप फ्रेश होना चाहते हो तो बाथरूम की सुविधा वहां पर उपलब्ध है, आप नहा सकते हो। नहाने के बाद आप श्राइन बोर्ड के प्रसाद काउंटर से प्रसाद लें, चुन्नी लें और अपना सारा सामान जैसे कि मोबाइल, पर्स, बेल्ट, बैग, लिफाफे वगैरह लॉकर में रख दें। लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। वहाँ पर 3 क्लॉक रूम्स हैं। आप किसी भी एक क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं। आप दर्शन के लिए सामान अपना
साथ में मंदिर में नहीं ले जा सकते। सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करवाने के बाद आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। याद रखिए कि आप शॉर्ट्स, निक्कर, कैप्री, हाफ पैंट वगैरह पहनकर नहीं दर्शन कर सकते। आपको लाइन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आरती की टाइमिंग सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे तक हैं। दर्शन करने के उपरांत आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम से निकालकर भैरव बाबा के दर्शन करने के उपरांत आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम से निकालकर भैरव बाबा के दर्शन को ले जाएं। भैरव बाबा को जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पैदल जिसको हाथी मत्था बोला जाता है और एक रोपवे जो आसान और हर श्रद्धालु इसी को ही चुनता है। ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन करने से ही माता श्री वैष्णो देवी जी की यात्रा सफल मानी जाती है। रोपवे का दोनों तरफ का किराया मात्र 100 रुपये है और समय सुबह 9 से शुरू होकर शाम के 5:15 बजे तक है। इसलिए जब आप कटरा से यात्रा शुरू करें तो ध्यान रख के करें कि रोपवे की टाइमिंग जो है वो 5:15 बजे तक ही है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको आपकी यात्रा प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं जिससे मैं सुधार सकता हूँ वो अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। जय माता दी।